सो हे एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट सेकंड। ठीक है, तो पार्ट सेकंड में हम शुरू करेंगे क्या, डू प्लांट्स ब्रीथ। ओके, शुरू करते हैं। डू प्लांट्स ब्रीथ? वेल, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट। यस, plants require oxygen for respiration to occur, and they also give out carbon dioxide. Hence, plants have systems in place that ensure the availability of oxygen. Plants, like animals, have no specialized organs for gaseous exchange, but they have stomata and lenticels for this purpose. There are several reasons why plants can get along without respiratory organs. The way क्वेश्चन है कि प्लांट्स भी ब्रीथिंग करते हैं। इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्रीथिंग है क्या। ब्रीथिंग कोई भी ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ब्रीथिंग केवल और केवल गैसेस एक्सचेंज है। ब्रीथिंग इज नथिंग मोर देन जस्ट गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, ओके, ग्रेट। नाउ अब जो ब्रीथिंग है, मतलब क्या होता है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस बेसिकली करते हैं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड आती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकलती है। ठीक है, मतलब इसको इसके सिंपली ये मतलब है कि जो प्लांट्स है वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। इसका सिंपली ये मतलब है रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर भी होता है। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से एनिमल्स के अंदर लंग्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लांट्स के अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता जो क्या करे, गैसेस एक्सचेंज करे। ठीक है ना। हाँ, वो अलग बात है कि प्लांट्स के अंदर लंग्स जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं होते, बल्कि स्टोमेटा और लेंटिसल जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि गैसेस सेक्शन का रोल प्ले कर सकते हैं। हालांकि स्टोमेटा और लेंटिसल्स स्पेसिफिकली इसके लिए नहीं बने होते, लेकिन हाँ ठीक है, वो काम कर लेते हैं। क्वेश्चन है क्यों स्टोमेटा लेंटिसल्स के नहीं बने होते? स्टोमेटा और की चीजों के लिए भी बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टोमेटा और लेंटिसल्स फोटोसिंथेसिस के लिए जितने भी गैसेस एक्सचेंज होती है उसके लिए काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपिरेशन में जितना भी वाटर लॉस होता है उसके लिए भी ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है ना। तो लेंटिसल्स होते हैं वो बेसिकली वुडी स्टेम में पाए जाते हैं, और जो स्टोमेटा है वो लीव्स के अंदर पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि प्लांट्स के अंदर ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा क्यों है प्लांट्स के अंदर कि उनके अंदर कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता कि उसके लिए ब्रीथिंग या फिर रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है ना। तो आंसर है फर्स्ट, ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ ओन गैस एक्सचेंज नीड्स। देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर। ये बहुत अच्छा मुझे कॉन्सेप्ट लगता है प्लांट्स का। वो क्या है, प्लांट्स के जितने भी इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं वो अपना ध्यान खुद रखते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एनिमल्स के अंदर केवल केवल लंग्स ही ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो गैसेस सेक्शन करवाता है। ठीक है ना। लेकिन प्लांट्स के अंदर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि प्लांट्स के अंदर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, इंडिविजुअल पार्ट्स अपना ध्यान खुद रखते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं। और इसीलिए एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कोई भी गैसेस ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। गैस का कोई भी ट्रांसपोर्ट एक पार्ट से दूसरे पार्ट में नहीं होता, क्योंकि इंडिविजुअल पार्ट जो है वो अपना ध्यान खुद रख लेते हैं। सेकंड है Second, plants do not present great demand for gas exchange. Roots, stems, and leaves respire at rates far lower than animals do. Only during photosynthesis are large volumes of gases exchanged, and each leaf is well adapted to take care of its own needs during this period. इसके अलावा जिस प्रकार से एनिमल्स में गैसेस की इतनी ज्यादा आवश्यकता होती है, इतनी ज्यादा नीड होती है, इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट्स के अंदर इतना ज्यादा नहीं होता है। केवल केवल फोटोसिंथेसिस के टाइम ही ऐसा होता है कि गैसेस एक्सचेंज है उसकी जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा बढ़ गई हो। ठीक है। फोटोसिंथेसिस के दौरान रूट्स हो गई, लीव्स हो गई, स्टेम्स हो गई, इनमें जो ऑब्वियसली बात है गैसेस एक्सचेंज बढ़ेगा, लेकिन रूट्स, लीव्स और स्टेम वो अपना ध्यान खुद रख सकती हैं। मतलब उनमें इतने ज्यादा एडेप्टेशन है कि वो अपना ध्यान खुद रख सकती हैं बिना किसी दूसरे की मदद लिए बिना। ठीक है ना। ओके, नाउ व्हेन सेल्स photosynthesize, availability of oxygen is not a problem in these cells. Since O2 is reached within the cell. Wait. Yes. अरे यार। हम्म,
When cells photosynthesize, availability of oxygen is not a problem in this cells since O2 is released cell. ठीक है, अगर या होते ही रहता है, मतलब फोटोसिंथेसिस में इतना तो आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती रहती है। ऑक्सीजन की देखो भाई, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती नहीं, रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन की आवश्यकता होती है और उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन बेसिकली इंटरप्लाई पहले से रहती है प्लांट्स के अंदर, और वो क्यों रहती है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता रहता है, जिसके कारण प्लांट्स कॉन्टिन्यूसली होता रहता है, जिसके कारण प्लांट्स के अंदर एक इंटरनल सप्लाई बढ़ी रहती है किसकी, ऑक्सीजन की। ठीक है ना, ओके। तो तीसरा रीजन है, हाँ, जो तीसरा रीजन है वो है that gases must diffuse, रुको जरा, yeah, distance that gas diffuse even in large is not great. Each cell in the plant is located quite close to the surface of the plant. This is true for leaf. You may ask, but thick woody stems and roots. In its stems, the living cells are organized in thin layers beneath the bark. They also have opening for lentil cells. The cells in the interior are dead and provide only mechanical support. Thus, most cells of have at least a part of their surface in contact with air. This is also facilitated by the loose packing of parenchyma cells in leaves, stem and root, which provide an interconnected network of air spaces. ठीक है, देखो भाई, इसके अलावा मतलब जो गैसेस होती हैं उनको जितना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होना भी नहीं पड़ता, इतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होना पड़ता कि कोई एक ऑर्गन की आवश्यकता पड़ जाए प्लांट्स के अंदर कि एक स्पेसिफिक ऑर्गन केवल इस गैसेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, इतना लंबा नहीं चलना पड़ता गैसेस के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन है क्यों नहीं चलना पड़ता। सबसे पहले ये समझते कि एनिमल्स के अंदर ऐसा क्या है कि गैस उतना ज्यादा चलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पर हमारी लंग्स होती हैं, यहाँ पर चेस्ट कैविटी में हमारी लंग्स होती है, वहां से हवा या जो एयर है वो हमारे पैरों के बिल्कुल नीचे तक जाती है। मतलब पैर का जो कनेक्शन है किसके लिए, पानी मतलब सॉरी ऑक्सीजन के लिए, वो भी किससे, लंग्स से है। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं है। प्लांट्स के अंदर जैसे कि मैंने बताया था, इंडिविजुअल पार्ट अपना ध्यान खुद रखते हैं, इंडिविजुअल पार्ट अपना ध्यान खुद रखते हैं, इसीलिए इसीलिए किसी दूसरे से वो ऑक्सीजन भी नहीं लेते हैं और ज्यादा कुछ और भी चीजें भी नहीं लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा रीजन जिसके कारण जो इंडिविजुअल पार्ट है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट है, वो क्या है, वो ये है कि जितने भी लिविंग सेल्स यानी प्लांट्स के, वो प्लांट्स के ऐसे सेल्स जो कि मेटाबॉलिक फंक्शंस करते हैं, वो सेल्स बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट है, वो सेल्स बेसिकली सरफेस के पास में प्रेजेंट है। अगर प्लांट का सरफेस ये, अगर स्टेम ये है तो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और इस प्रकार से प्रेजेंट होगा कि उनके एटलीस्ट एक सरफेस तो एयर के कांटेक्ट में हो, जिससे जिससे जो मतलब उनका जो गैसीय सेक्शन है बहुत ज्यादा फैसिलेट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि प्लांट्स के बीच में क्या होता है, प्लांट्स के बीच में डेड टिश्यूज होते हैं जो कि केवल और केवल मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर कुछ काफी ज्यादा पैरेनकाइमेटस मतलब सेल्स जो होते हैं ना, लीव्स हो गए, स्टेम्स हो गए, रूट्स हो गए, उनके अंदर जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं उनके अंदर काफी ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, जिसके कारण जिसमें बहुत ज्यादा हवा भर जाती है और इससे जो गैसीय सेक्शन है वो भी काफी ज्यादा फैसिलेट हो जाती है। अब यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है किसकी, क्या है, रेस्पिरेशन की। उसमें क्या है, उसमें फूड जिसमें इसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोसिडेशन हो रहा है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकल रही है। If this energy is to be useful into the cell, it should be able to utilize it to synthesize other molecules the cell requires. The strategy that this plant cell uses is to catabolize glucose molecules such a way that not all the liberated energy goes out as heat. देखो ये जो एनर्जी निकल रही है इस प्रकार, मतलब एनर्जी का प्लांट क्या करते हैं, एनर्जी को दूसरे बायोमोलिक्यूल्स को बनाने में इस एनर्जी को उपयोग कर लेते हैं, कौन, ये प्लांट्स। ठीक है ना, इसके अलावा और कुछ, हाँ बेसिकली क्या करते हैं, ग्लूकोज। अब देखो भाई, क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है, रेस्पिरेशन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों नहीं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन एक ही स्टेप में हो जाता है और एक ही स्टेप में एनर्जी निकल आती है, क्यों इतना ज्यादा टाइम लेते हैं रेस्पिरेशन के अंदर। तो आंसर है, रेस्पिरेशन इतना ज्यादा स्टेप्स में इसलिए होता है जिससे जो एनर्जी निकल रही है उसका ज्यादातर अमाउंट यूटिलाइज हो सके और कम से कम अमाउंट हीट एज अ हीट लॉस हो। मतलब एनर्जी के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए जो रेस्पिरेशन के स्टेप्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। रेस्पिरेशन इतना लंबा इसलिए होता है जिससे एनर्जी का वो मिनिमाइज हो सके। ठीक है ना,
वेट, थोड़ा सा नीचे होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। यस, ये रहा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ sorry, the key is to oxidize glucose not in one step, but in several small steps, enabling some step to be just large enough such that the energy release can be coupled to ATP synthesis. How this is done is essentially the story of respiration. बेसिकली ग्लूकोज को स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज करना, ग्लूकोज स्टेप बाय काफी सारे स्टेप्स में ऑक्सीडाइज करना, ये क्या है, एक की है कि एनर्जी को एफिशिएंटली प्रोड्यूस करने के लिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज्ड एज प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली बात है, the combustion reaction requires oxygen, but some cells live where oxygen may or may not be available. Can you think of a situation in organism where O2 is not available? Yeah, we can clearly think of those animals or organisms. We can think of those there is no oxygen. Example, we can. Okay, there are sufficient reason to believe that the first cells on this planet lived in an atmosphere that lacked oxygen. Okay, even among present living organisms, we know of several that are adapted to anaerobic conditions. Some of these organisms are facultative anaerobes, while in others the requirement of anaerobic condition is obligate. In any case, all living organisms retain the enzymatic machinery to in any case, all the living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxidase breakdown of glucose by glucolysis. बेसिकली अगर आप ध्यान से समझो तो रेस्पिरेशन को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, रेस्पिरेशन को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये प्रोसेस कॉमन रहे, मतलब थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी हो, चाहे वो एनाएरोबिक कंडीशन में रेस्पिरेशन हो रहा हो या फिर रेस्पिरेशन एरोबिक कंडीशन में हो रहा हो। नेचर ने रेस्पिरेशन के प्रोसेस को इस प्रकार से डिजाइन किया है, चाहे एनाएरोबिक हो चाहे एरोबिक, दोनों कंडीशन में रेस्पिरेशन थोड़ा बहुत सिमिलर हो, मतलब सिमिलैरिटी जितनी ज्यादा हो सके उतनी अच्छा है। और इसीलिए और इसी मकसद से एक प्रोसेस बनाया गया है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में क्या है, एप्लीकेबल है, दोनों के अंदर होता है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज है, जो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, वो 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स जिसको नाम एसिड होता है उसमें टूटता है। ठीक है ना, ओके। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, we'll see in the next video। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि प्लांट्स को जो एक्स्ट्रा मतलब प्लांट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर गैसेस एक्सचेंज की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, बिल्कुल थोड़ा सा फंडामेंटल समझा। ठीक है ना, और इसके अलावा हमने ये भी समझा कि रेस्पिरेशन है वो उतने ज्यादा स्टेप में क्यों होता है, क्यों नहीं रेस्पिरेशन एक स्टेप हो जाए जिससे टाइम बच सके। ठीक है ना, सो see you in the next video।